नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों के बारे में। सारे प्रश्न बहुत डिटेल में करेंगे डिस्कस। और आज के वीडियो में आप जान पाएंगे भारतीय न्यायालय, उनका इतिहास क्या रहा, मुख्य न्यायाधीश का वेतन, नियुक्ति और जो उनके अधिकार हैं उसके बारे में। साथ ही साथ प्रश्न होंगे विभिन्न संशोधनों से जुड़े हुए, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय आज से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न होंगे। और सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको न्यायपालिका से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य वीडियो और कोई भी अन्य किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहला प्रश्न होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो प्रश्न है यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। सही जवाब इसका होगा अनुच्छेद 124 में, 124। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 6 में, भाग 5 अध्याय 6 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो सीधा इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 124 में। और भारतीय संविधान के भाग 5 एवं अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कब तक का होता है। तो याद रखना कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकते हैं। तो 65 वर्ष होता है उनका रिटायरमेंट एज। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किनको देता है। तो ये प्रश्न है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो इसका सही जवाब होगा किसको दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका जवाब होगा नई दिल्ली में। ठीक है। अगला सवाल हो कि दीवानी मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। तो यहाँ पर जो दीवानी मामले होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, मामले दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीवानी मामला, दूसरा होता है फौजदारी मामला। फौजदारी मामले में और दीवानी मामले में जो बेसिक फ़र्क है वो मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको भूले नहीं। बस इसको एक लाइन में समझिए कि अगर किसी को आपने मारा पीटा है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वो मामला जाएगा फौजदारी में। जबकि संपत्ति का विवाद है, पद या संबंध संबंधी विवाद है, तो ये मामला जो होता है वो दीवानी मामले के अंतर्गत आता है। तो दीवानी मामले की जो सुनवाई होती है वो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। सही जवाब इसका होगा अनुच्छेद 133 के अंतर्गत, अनुच्छेद 133। सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं का वर्णन है। लेकिन अगर सवाल ये होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 136, जो कि आता है इन बिटवीन 124 टू 147, 136। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित जब लाया गया उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो लोकहित जब लाया गया था उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे PN भगवती। अब यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि PN भगवती ये भारत के कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, CJI थे। तो ये जरूर याद रखना आप कि PN भगवती जो थे ये भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। और 12 जुलाई 1985 से लेकर 12/7/1985 से लेकर 20 दिसंबर 1986 तक, 20/12/1986 तक उनका कार्यकाल रहा था।
पीएन भगवती, और उन्हीं के कार्यकाल में लोकहित नामक जो पिटीशन होती है वो लाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? तो देखिए, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वर्तमान में जो मासिक वेतन है वो होता है 2.8 लाख रुपए प्रति महीना, और 2017 में ये संशोधन हुआ था। उसके बाद 2.8 लाख रुपए प्रति महीना जो है उनका वेतन होता है। और एक बात और भी आप याद रखना कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि पर निर्भर करता है। तो आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि आखिर जो संचित निधि होती है ये क्या होती है, संचित निधि। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत सरकार को मिलने वाले जो सभी टैक्स होते हैं, राजस्व, जिसमें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क और जो भी ऋण सरकार देती है उस पर जो उसको टैक्स मिलता है, ब्याज, तो ये सारी जो राशि होती है वो संचित निधि के अंतर्गत आती है। और संसद की स्वीकृति के बाद सभी जो सरकारी खर्चे होते हैं उनको इसी संचित निधि से पूरा किया जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश का जो मासिक वेतन है वो भी संचित निधि पर ही निर्भर करता है, ये भी आप याद रखना। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? सही जवाब इसका है, न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है ये सर्वोच्च न्यायालय को होता है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में जो निर्धारित की गई संख्या है वो है 34। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को किससे विमर्श करना होता है? देखिए, यहाँ पर बात हो रही है जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति को जो मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में कौन है? शरद अरविंद बोबडे जी, तो उनकी सलाह लेनी जरूरी होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारित होते हैं। देखिए, ये सवाल वही आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके जो वेतन और भत्ते होते हैं ये संचित निधि पर आधारित होते हैं, संचित निधि। तो जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, संचित निधि का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यों के मध्य विवाद जो होता है ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है। अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये जरूर याद रखना आप कि जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, इन्हें जो है अभिलेख न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम था हीरालाल जे कानिया। तो ये जरूर आप याद रखना, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? हीरालाल जे कानिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये भारत के फर्स्ट CJI थे, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो याद रखना कि 1950 से लेकर 1951 तक। ठीक है। संघीय न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? संघीय न्यायालय, तो इसका सही जवाब क्या होगा? भाग 5 के अंतर्गत मिलता है, तो भाग 5 इसका सही जवाब होगा। सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जरूर याद रखना कि इसका वर्णन मिलता है हमें अनुच्छेद 140 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, देखिए यहाँ पर मैं कुछ बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा और उसको भी आप ठीक से समझ लें, क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं सुनेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए, बात हो रही है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारत की जो संघीय अदालत थी, भारत की संघीय अदालत, तो शब्दों पर ध्यान दीजिए, भारत की संघीय अदालत, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी
1950 को, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को। तो तारीख आप बिल्कुल याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के रूप में संघीय अदालत ही बदल दी गई थी। तो संघीय अदालत स्थापित की गई थी 1937 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट के रूप में उसका उद्घाटन हुआ था 1950 में। तो थोड़ा सा डिफरेंस है शब्दों का, उसको आप जरूर याद रखना। कई बार ऐसा होता है कि लोग 1937 लगा के आ जाते हैं और उत्तर आपका गलत हो जाता है। शब्दों को पकड़िए, एग्जाम में क्या करना है आपको, शब्दों को पकड़ के चलना है। बिल्कुल भी अगर आपको ये लगता है कि 2 लाइन पढ़ते हैं आप, 1 लाइन पढ़ते हैं और आपको लगता है कि उत्तर आपको आ गया है और आप अब आंसर दे सकते हैं, तो मत दीजिए। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। कई बार जो अंतिम कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, वो पूरे प्रश्न का जो मीनिंग होता है उसको बदल देते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ये जरूर याद रखना आप। और मौलिक अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो मौलिक अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो रिट जारी होता है उसका नाम क्या है, तो उसको कहते हैं परमादेश, ठीक है, परमादेश। अपीली अधिकारिता, अपीलेट अथॉरिटी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। याद रखना कि अपीलेट अथॉरिटी का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 132 में मिलता है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अर्हताएं क्या हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो अर्हता होती है वो ये होता है कि आपने हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हो आप, कम से कम 5 वर्ष के लिए, 5 ईयर, ठीक है, तब आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। और अब है क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर किसकी सहमति से हो सकती है? तो इसका जवाब भी वही है, राष्ट्रपति, ठीक है, तो राष्ट्रपति सही जवाब होगा इसका। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा और इसका वर्णन मिलता है भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें? तो दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 214 में, 214 में। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो हाई कोर्ट में भी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है उसे करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। तो उच्च न्यायालय में जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो सही जवाब है इसका 2 वर्ष के लिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उनको जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देना होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब हो सकता है कि आप राष्ट्रपति दें, जो कि गलत हो जाएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं प्रदेश के जो गवर्नर होते हैं, यानी कि राज्यपाल, ठीक है, तो ये याद रखना आप। और किस एकमात्र केंद्र शासित राज्य में हाई कोर्ट है? तो ये राज्य है दिल्ली, ठीक है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? अगर आप जवाब देंगे इसका 34, तो ये जवाब हो जाएगा गलत। 1 जनवरी 2019 से भारत में कुल 35 हाई कोर्ट्स हो गए हैं। और जो गलत हो गया फ्रेंड्स, फिर से बताता हूँ। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो कितनी है? 24 नहीं है बल्कि 25 है। और जो 25वां हाई कोर्ट बना है, 35वां नहीं 25वां, याद रखना, वर्तमान में जो हाई कोर्ट है, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया इज 25 है। और 25वां जो हाई कोर्ट बना है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या हो गई है 25। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है वो 2.8 लाख पर मंथ होता है। और अगर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका जो वेतन होगा वो कितना होगा, ये यहाँ पर सवाल है। तो याद रखना इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कि ये वेतन होता है 2.5 लाख, तो थोड़ा सा कम है, लेकिन 2.5 लाख रुपए होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, जज होंगे, उनकी अधिकतम आयु सीमा मानी जाती है 62 वर्ष, 62 ईयर्स। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु किसका परामर्श आवश्यक है? तो सही जवाब है इसका राज्यपाल। राज्यपाल का परामर्श लिया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि संचित निधि से वेतन जो होता है वो प्रदान किया जाता है, संचित निधि। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन मिलता है? तो ये जरूर याद रखना आप, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जो जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में है? जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे उनका वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? सही जवाब है भाग 6 में, भाग 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो जिले में जो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होते हैं वो होते हैं जिला न्यायाधीश। कौन होते हैं? जिला न्यायाधीश। तो सही जवाब है इसका जिला न्यायाधीश। अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? 39, तो ये है अनुच्छेद 227 के अंतर्गत। प्रथम ई कोड की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पहला ई कोड था उसकी शुरुआत किस राज्य से की गई थी? और इसका सही जवाब होगा, प्रथम जो ई कोड था वो अहमदाबाद से शुरू हुआ था। अहमदाबाद, दैट इज इन गुजरात। ठीक है, वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 41, और इसका सही जवाब होगा दिल्ली। जिला न्यायाधीश नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता क्या होती है? जिले का न्यायाधीश बनने के लिए जो आवश्यक अर्हता है वो क्या होती है? ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये याद रखना आपकी 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहना जरूरी होता है, यानी कि एज ए एडवोकेट 7 ईयर आपका जो है ये सर्विस डेज होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई गई थी? तो ये था 15वां संविधान संशोधन, और जो 15वां संविधान संशोधन था ये हुआ था 1963 में, 1963 में। और इस संशोधन के अंतर्गत भारत के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज बढ़ाई गई, और एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उस पर उन्हें प्रतिपूरक भत्ता देने का भी उपबंध किया गया था। लोक अदालत किस मामले में नियोजित की जाती है? लोक अदालत ये किस मामले में नियोजित की जाती है? और इसका सही जवाब होगा पारिवारिक मामले के लिए लोक अदालतें बनाई जाती हैं। पारिवारिक जो विवाद होते हैं, जो पारिवारिक मामले होते हैं उसके लिए। प्रथम लोक अदालत का आयोजन किस राज्य ने किया था? पहला जो लोक अदालत था उसका आयोजन किया गया था किस राज्य के द्वारा? सही जवाब इसका होगा दिल्ली में किया गया था। ग्राम न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ग्राम न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो सही जवाब इसका क्या होगा? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए थे। न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति की भर्ती किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति की जो भर्ती होती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? याद रखना, ये है अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 234। पंजाब उच्च न्यायालय का नाम किस वर्ष बदला गया था? सही जवाब है 1966। और जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब उच्च न्यायालय जो है ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ?
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 121वां संविधान संशोधन, 121 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे। संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 के बीच किसका वर्णन मिलता है? तो जरूर याद रखना इसको कि अनुच्छेद 233 से 237 के बीच जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसका वर्णन मिलता है हमें भारतीय संविधान में। अधीनस्थ न्यायालय इसका सही जवाब होगा। किस अनुच्छेद के तहत भी उच्च न्यायालय में लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाती है, मतलब नहीं की जा सकती है? किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है? 51, और ये है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226। भारत में प्रथम मोबाइल कोड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका जवाब होगा मेवात, जो कि है हरियाणा में। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी मेवात, जो कि हरियाणा में है। अभिलेख न्यायालय माना जाता है, इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। और जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई थी? तो जैसा कि हमने बताया था कि न्यायिक पहल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये हो गए आज के कुल मिला के 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो न्यायालय हैं, न्यायालय से जुड़े हुए सबसे बेहतरीन प्रश्न। और इससे अतिरिक्त कोई प्रश्न और शायद नहीं बनता है तो आप लिखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई भी फैक्ट आपसे छूटने ना पाए। तो फ्रेंड्स, आपकी एक शानदार सफलता के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कोई भी फैक्ट छूटने ना पाए। और आप अगर चैनल की मदद करना चाहते हैं तो आप बस इतना करिए कि चैनल को आप, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई आपका दोस्त है जो कि स्टडी करता है तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए और कुछ और लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो इसी उम्मीद में कि आप लोग अपना भी काम करेंगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ और एक दिन आप सफल व्यक्ति जरूर बनेंगे। आप लोगों से इस वीडियो में विदा लेता हूँ, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।